ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो है उसका आगाज करते हैं। हमने ट्रांसफॉर्मेशन की पहली टाइप रिफ्लेक्शन को डिटेल में पढ़ा था और हमने सीखा था कि हर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई खास चीज़ होती है और रिफ्लेक्शन में वो खास चीज़ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होती है। तो आइए देखते हैं ये ट्रांसलेशन जो है ये क्या चीज़ है और इसमें वो खास चीज़ का नाम क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं टाइप नंबर 2 इज ट्रांसलेशन, एंड ट्रांसलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉलम वेक्टर स्लैश ट्रांसलेशन वेक्टर। ये टॉपिक वेक्टर्स हमने अच्छी तरह से कवर किया है और आपको याद है कि हमने जो है वो कॉलम वेक्टर्स और पोजीशन वेक्टर पढ़ा था। तो कॉलम वेक्टर में हम पढ़ते थे और फिर जब हम किसी पॉइंट के हिसाब से उसकी पोजीशन की बात करते थे तो मिसाल है ए के कोऑर्डिनेट्स अगर 2,3 होते थे तो ओ ए वेक्टर जो है वो बनता था 2, 3। तो वेक्टर से पोजीशन वेक्टर से कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आ सकते थे और कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट से वेक्टर आ सकता था। ये बात हमने वेक्टर्स में देखी। तो ये कॉलम वेक्टर वाली जो चीज़ है ना, यही यही चीज़ यहाँ पर आ गई। यही कॉलम वेक्टर जो हम पढ़ा करते थे, ये ट्रांसलेशन को बयान करने के लिए, ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यही कॉलम वेक्टर यूज होता है। अच्छा, इसको हम कॉलम वेक्टर भी कहते, कॉलम वेक्टर तो कहते ही हैं, लेकिन क्योंकि ट्रांसलेशन का वेक्टर है तो उसको ट्रांसलेशन वेक्टर भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो कॉलम वेक्टर कह लें या ट्रांसलेशन वेक्टर कह लें, तो ट्रांसलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉलम वेक्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम वेक्टर। अच्छा, अब याद रखें हर ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, कोई ट्रांसफॉर्म होता है ऑब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्शन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद हम देख रहे होते हैं कि ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट होता है तो इमेज आती है, और रिफ्लेक्शन में हम देखते हैं फ्लिपिंग हो रही होती है। ट्रांसलेशन में पता है क्या होता है? ट्रांसलेशन में आप जहन में रखें वर्ड हिजरत। हिजरत हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह ऑब्जेक्ट मुंतकिल होगा, आपको सिर्फ मूव हुआ नजर आएगा। रिफ्लेक्शन में फ्लिपिंग होती है, रोटेशन में रोटेट होता है, इनलार्जमेंट में छोटा बड़ा होता है, बट ट्रांसलेशन में हिजरत करता है, मूव करता है, दैट्स इट। जैसे ऑब्जेक्ट होगा बिल्कुल वैसी इमेज नजर आ रही होगी, ना घूमी हुई नजर आएगी, ना फ्लिप हुई भी नजर आएगी, ना छोटी बड़ी नजर आएगी। सिर्फ ट्रांसलेट यानी कि सिर्फ हिजरत हुई भी मूव होगी, सिर्फ मूव होती भी नजर आएगी। मतलब राइट लेफ्ट मूवमेंट होगी और अप डाउन मूवमेंट होगी, या सिर्फ बाज औकात राइट लेफ्ट होती है या सिर्फ अप डाउन होती है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसलेशन वेक्टर। बट हम देखेंगे ये कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई मूवमेंट हुई है, उसको कोई थोड़ी बहुत उसमें हिजरत की गई है और वो इमेज आ गई है हमारे पास। तो रोटेशन में याद रखें फ्लिप होता है। रोटेशन में वर्ड बता रहा है रोटेशन होगी, घूमेगा। और इनलार्जमेंट में वर्ड बता रहा है कि बड़ा होगा, लेकिन इनलार्जमेंट के जुमले में छोटा होना भी आ जाता है। डिमिनिश होना और इनलार्ज होना दोनों आ जाता है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये बात। और ट्रांसलेशन में याद रखें ऑब्जेक्ट हिजरत करके इमेज तक पहुंच जाता है। अच्छा, अब जो हिजरत करवानी है तो वो किस कॉलम वेक्टर को देखते हुए करवानी है, किस तरह से हिजरत करवानी है, तो वो कॉलम वेक्टर को देखते हुए करवानी है। क्योंकि ट्रांसलेशन की जो पहचान है वो कॉलम वेक्टर है। हर ट्रांसफॉर्मेशन की कोई पहचान होती है। तो रिफ्लेक्शन की पहचान लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, ट्रांसलेशन की पहचान उसका कॉलम वेक्टर है। तो ट्रांसलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉलम वेक्टर। अच्छा, कॉलम वेक्टर जो है वो एक्स वाई है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स का क्या मतलब और वाई का क्या मतलब। तो ये बात हमने वेक्टर्स में देखी भी है, मैं फिर भी यहाँ री कर देता हूँ। एक्स कहते हैं हॉरिजॉन्टल मूव्स को। एक्स कहते हैं कि हॉरिजॉन्टली जो है आपका ऑब्जेक्ट कितना मूव करेगा इमेज तक जाने के लिए। अच्छा, अगर ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो हॉरिजॉन्टल मूव का मतलब होगा राइटवर्ड मूवमेंट। अच्छा, अगर ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो हॉरिजॉन्टल मूव का मतलब होगा लेफ्टवर्ड मूवमेंट। तो एक्स की वैल्यू ये बताती है कि ऑब्जेक्ट को कितना राइट या कितना लेफ्ट मूव करवाना है। पॉजिटिव है तो राइट, जितने स्टेप जितनी वैल्यू होगी उतने स्टेप्स राइट, और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उतने स्टेप्स लेफ्ट। सिमिलरली जो वाई है ये वर्टिकल मूव्स को इंडिकेट करती है। वाई की वैल्यू मुझे बताती है वर्टिकली कितना मूव करवाना है ऑब्जेक्ट को। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 2x1 मैट्रिक्स है। आपको पता है कॉलम वेक्टर में हम पढ़ते थे कि 2x1 मैट्रिक्स है। ये नहीं भी लिखेंगे इन्फॉर्मेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ऐसी लिखी हुई है कि 2x1 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है चीज। सही है, ये मैंने कॉलम वेक्टर में आपको बताया था कि 2x1 मैट्रिक्स होता है। तो एक्स जो है वो इंडिकेट कर रही है हॉरिजॉन्टल मूव्स को, और वाई की वैल्यू इंडिकेट कर रही है वर्टिकल मूव्स को, कि ऑब्जेक्ट कितना वर्टिकली अप डाउन जा रहा है।
सही है। वाई की वैल्यू इंडिकेट्स द वर्टिकल मूव्स, कितना ऑब्जेक्ट वर्टिकली ऊपर या वर्टिकली नीचे जा रहा है। अगर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब अपवर्ड मूवमेंट होगी। अगर वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। तो हॉरिजॉन्टल, एक्स की वैल्यू हॉरिजॉन्टल मूव्स इंडिकेट करती है, पॉजिटिव मतलब राइट, नेगेटिव मतलब लेफ्ट। वाई की वैल्यू वर्टिकल मूव्स इंडिकेट करती है, पॉजिटिव मतलब अप, नेगेटिव मतलब डाउन। यही बात लिखी हुई है, पॉजिटिव राइट, नेगेटिव लेफ्ट। पॉजिटिव अप, वाई की पॉजिटिव अप, वाई की नेगेटिव डाउन। सही है। RLUD, राइट लेफ्ट अप डाउन। तो ये तो ट्रांसलेशन की पहचान हो गई। अच्छा, अब आपको पता है रिफ्लेक्शन में मैंने दो केसेस कराए थे। हर ट्रांसफॉर्मेशन में दो तरीके से सवाल आता है। कभी आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन की खास चीज का नाम, ट्रांसफॉर्मेशन बताई हुई होती है कि इसको ट्रांसलेट करना है, और साथ साथ उसकी खास चीज भी बताई जाती है। जैसे अगर मुझे बोला जाता है कि इसको ट्रांसलेट करो, तो मुझे ना सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ट्रांसलेट करो, बल्कि ये भी बताया जाएगा कि ट्रांसलेशन किस वेक्टर के थ्रू करो। तो पहला केस ये है कि ऑब्जेक्ट गिवन एंड वी हैव बीन टोल्ड टू ट्रांसलेट, and for that the खास चीज of translation, the column vector is given and we have to draw the image। ये केस नंबर 1 है कि ऑब्जेक्ट मेरे पास गिवन है, कॉलम वेक्टर भी गिवन है, और बताया हुआ ट्रांसलेट करो इन द फॉलोइंग कॉलम वेक्टर, और फिर कह रहा है इमेज ड्रॉ करो। फाइंड से मुराद अक्सर ड्रॉ होता है, ड्रॉ द इमेज। ट्रांसफॉर्मेशन में ड्राइंग आ रही होती है। फाइंड यानी कि ढूंढो, इमेज के कोऑर्डिनेट्स ढूंढो, और जाहिर सी बात है ढूंढने के बाद उसको ड्रॉ करो। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज कहेगा तो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे, और अगर मुझे कहेगा कि ड्रॉ करो इमेज ट्राइंगल तो फिर ड्रॉ करना होगा। तो ये पहला केस, ऑब्जेक्ट गिवन, ट्रांसफॉर्मेशन का नाम, उसकी खास चीज गिवन, और मुझे इमेज बनानी है। अब इसके लिए इसमें ये बहुत आसान होता है। इसमें क्या करना होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है और जो कॉलम वेक्टर को आप देखते हैं, कॉलम वेक्टर आपको बताता है कितना राइट लेफ्ट कितना अप डाउन जाना है। जितना राइट लेफ्ट जितना अप डाउन जाने को कहा जाएगा उतना आप ऑब्जेक्ट को मूव करवा देंगे। जैसे 2 3 वेक्टर है, 2x है और y 3, तो 2 का मतलब होगा राइट और 3 का मतलब होगा अप। तो 2 राइट और 3 आप मूव करवा दें आप ऑब्जेक्ट को, तो आपकी इमेज ट्रायंगल बन गया। ये बगैर किसी वर्किंग के डायरेक्ट आप ग्रिड पे ही काम कर सकते। बट मैंने फिर भी यहाँ पर वर्किंग बताई है जो कि एसेंशियल नहीं है, ये मैं लिख भी देता हूँ। ये जो वर्किंग है ये नॉट एसेंशियल है, दिस इज नॉट एसेंशियल। ये वर्किंग जरूरी नहीं है, डायरेक्टली ड्रॉ किया जा सकता है। जो बिल्कुल ही फंस रहे हैं, नहीं कर पा रहे, उनके लिए ये वर्किंग हो सकती है, लेकिन वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। ऑब्जेक्ट गिवन होगा, कॉलम वेक्टर गिवन होगा, उसको उतना मूव करवा दो। अब यहाँ मैंने क्या कहा कि हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हर पॉइंट का इमेज मैट्रिक्स निकलेगा। इमेज मैट्रिक्स मतलब इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। इमेज मैट्रिक्स या इमेज वेक्टर समझ लो आप, क्योंकि वो मैट्रिक्स ही तो है ना। कॉलम वेक्टर भी 2 by 1 मैट्रिक्स ही तो है, इसलिए मैंने यहाँ मैट्रिक्स का वर्ड लिखा हुआ। तो ये मैट्रिक्स बेसिकली वो वाला है जिसका ऑर्डर 2 by 1 है। तो इमेज मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 by 1 है, ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 by 1 है, और ट्रांसलेशन वेक्टर का ऑर्डर भी 2 by 1 है। सब 2 by 1 ही तो हो रहा है। तो अब इमेज मैट्रिक्स निकालना है, तो किसी भी, जैसे एक ट्राइंगल बना हुआ है, किसी एक के कोऑर्डिनेट्स रीड किया आपने 5 3, तो 5 3 से आपने ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स बना लिया 5 3, और ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हुआ था 2 3। तो आपने 5 3 में प्लस कर दिया 2 3, 5 + 2 7, 3 + 3 6। तो आपको पता चल गया कि आपका जो 5 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज पॉइंट है ना वो 7 6 है। अगर ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स 5 3 थे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज के कोऑर्डिनेट 7 6। फिर ये पहले पॉइंट का हो गया, फिर दूसरे पॉइंट का, इसी तरह हर पॉइंट का पॉइंट वाइज होगा ये समझ लें। ये स्पेसिफिक किसी के पॉइंट का निकालने के लिए वर्किंग है, स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर वर्किंग हो रही है। कोई स्पेसिफिक पॉइंट उठाया, उसका उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, इमेज मैट्रिक्स निकालने के लिए ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स में ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड कर दिया। ये आपके उस स्पेसिफिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो 5 3 थे,
और ट्रांसलेट होने के बाद, इसके जो कोऑर्डिनेट्स आए ये 7,6 आए। जब ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए, इस तरह अगर ट्राइंगल है तो 3 पॉइंट्स होंगे ऐसे, क्वाड्रिलेटरल है तो 4 होंगे, तो सबकी वर्किंग कर करके उसके इमेज कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। अब ये वर्किंग बिला वजह की लंबी वर्किंग है, इसकी जरूरत ही नहीं होती। आप डायरेक्ट इसके बगैर कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये आप देखें सवाल, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर अप्लाई कर लेते हैं। तो नंबर 1 पॉइंटर कह रहा है टी इज अ ट्रांसलेशन विथ 2 - 3। टी इज अ ट्रांसलेशन विथ 2 - 3। तो टी को पहले बयान किया कि टी एक ट्रांसलेशन है, और ट्रांसलेशन की जो खास चीज है उसका नाम है वो ट्रांसलेशन को जो खास चीज रिप्रेजेंट करती है वो कॉलम वेक्टर है। तो कॉलम वेक्टर पे बता दिया। तो टी इज अ ट्रांसलेशन विद कॉलम वेक्टर 2 - 3। अब आपको पूरी टी की डेफिनेशन दी हुई है कि टी क्या है, और फिर आपको कहता है टी व्हेन अप्लाइड ऑन ए गिव्स अस बी। नाउ यू शुड नो that T is being applied to A. This means A is the object and B is the image. ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसका नाम है ट्रांसलेशन। टी जो है वो ट्रांसलेशन है, ये इसने बयान किया हुआ था। और ये टी ट्रांसलेशन में 2 - 3 लगी, अप्लाई हुई ए पर, और ए जो है आपका ऑब्जेक्ट है, और जो बी है वो आपकी इमेज है। तो ऑब्जेक्ट पे जब ट्रांसलेशन अप्लाई हुई है तो इमेज आ गई। और आपको कह रहा है ड्रॉ ट्राइंगल बी। ट्राइंगल बी बनाने को कहा जा रहा है, क्या करोगे आप? अब या तो उस वर्किंग से जो मैंने आपको बताया था कि इमेज मैट्रिक्स इक्वल्स ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स प्लस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ये करके सारे कोऑर्डिनेट्स 1 बाय 1 निकालो। लेकिन ये लंबी अप्रोच है, इसका ज्यादा अच्छा तरीका क्या है, जो ट्राइंगल ए ऑब्जेक्ट है उसके हर पॉइंट को ट्रांसलेट करवा दें यूजिंग द ट्रांसलेशन वेक्टर 2 - 3। क्या मतलब इसका, कौन बताएगा? 2 - 3 का क्या मतलब है? 2 - 3 वेक्टर मुझे क्या बता रहा है, ये कॉलम वेक्टर मुझे क्या कम्युनिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट ए के साथ क्या करो। जो मैं इतनी बातें कर रहा हूँ समझ आ रही है नहीं आ रही है, उसके लिए आप जरा रिस्पॉन्ड करके मुझे बताएं कि टी इज अ ट्रांसलेशन विद 2 - 3। नहीं, समझ तो आ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ, ये सवाल भी पूछा ना यहाँ पर मैंने। 2 - 3 टी इज अ ट्रांसलेशन 2 - 3। तो टी व्हेन अप्लाइड ऑन ए गिव्स अस बी। तो ए से बी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? वेरी गुड अहमद अली। ए से बी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट ए के साथ क्या करूंगा कि ऑब्जेक्ट बी आएगा? ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा यूजिंग ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हुआ है, तो उसके थ्रू क्या पता चल रहा है, कितनी मूवमेंट करवानी है, कैसे लाएंगे इमेज। इसका मतलब है कि ए को ट्रांसलेट करेंगे बी पे लाने के लिए, और ट्रांसलेशन वेक्टर जो है, जी कॉलम वेक्टर ऐड करेंगे, अमीर असलम बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए हर इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट के। सही है। और फिर हर ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट से वेक्टर बनेगा या मैट्रिक्स बनेगा, और उसमें 2 - 3 ऐड होगा। अब इस वर्किंग का शॉर्टकट क्या है कि आपको जब पता चल गया कि ट्रांसलेशन जब ए पे लगती है तो बी हासिल होता है, ट्रांसलेशन जब ए पर अप्लाई हुई तो बी हासिल हुआ। सही है ना? ट्रांसलेशन जब ए पे अप्लाई हुई तो बी हासिल हुआ। तो ट्रांसलेशन है विथ कॉलम वेक्टर 2 - 3। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को मूव करवा दें 2 राइट एंड 3 डाउन, क्योंकि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब राइट, 2 राइट। और क्योंकि वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब 3 डाउन। ये हो जाएगा 2 राइट, और ये हो जाएगा 3 डाउन, 2 राइट एंड 3 डाउन। तो ए से बी तक जाने के लिए 2 राइट और 3 डाउन करना पड़ेगा। तो अब आपने क्या करना है, अलग अलग वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। आप ए पर आए, और ये ए का ट्रायंगल बना हुआ था आपके पास, ग्रिड बनी हुई थी, ग्रिड पे ए बना हुआ होगा। अब आपको कहा जा रहा है कि ए पे टी अप्लाई करेंगे तो बी आएगा।
और टी जो है वो ट्रांसलेशन है, वो 2 - 3। इसका मतलब हर पॉइंट को 2 राइट और 3 डाउन मूव करवा दें। अब देखिए मूव करता हूं मैं, 1 2, 2 राइट, 1 2 3, 3 डाउन, 2 राइट एंड 3 डाउन मूव किया मैंने, 2 राइट एंड 3 डाउन मूव किया। तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गया। ये पॉइंट ट्रांसलेट होके यहाँ आ गया। जब एक पॉइंट को ट्रांसलेट कर दिया, आप दूसरे को करें। 2 राइट, 1 2 एंड 3 डाउन, 1 2 3, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है इसको भी मूव करें। 1 2, 2 राइट, 1 2 3, 3 डाउन, 2 राइट, 3 डाउन, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया। ये वाला पॉइंट आपको नजर आ रहा है, यहाँ आ गया। ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ आ गया, और ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ आ गया। ये सब जो है 2 राइट और 3 डाउन मूव हुए। तो बस कोई वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है, हर पॉइंट को 2 राइट 3 डाउन मूव करवा दिया। जब सारे पॉइंट्स मूव हो गए तो नए जो 3 पॉइंट्स हैं उनको मार्क करके ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया तो जो ट्रायंगल बना उसका नाम है ट्रायंगल बी। ये आपकी इमेज ड्रॉ हो गई। देखिए इसमें कौन सी वर्किंग करने की जरूरत पड़ी, कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब एक तरीका तो ये होता है, दूसरा तरीका क्या है कि आपने ट्राइंगल ए के तमाम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स नोट कर लिए। देखें ये 2 2 है, तो 2 2 एक पॉइंट हो गया। फिर एक पॉइंट हो गया 4 2, एक पॉइंट हो गया 2 5। तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स एक नोट कर लिए। फिर इमेज मैट्रिक्स निकालने के लिए कोई भी एक पॉइंट का ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट से ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स बनाया, उसमें ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड कर दिया, मतलब कॉलम वेक्टर ऐड कर दिया। तो 2 2 ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट से 2 - 3 ऐड किया। 2 2 + 2 - 3, 2 + 2 हो गया 4, एंड 2 - 3 हो गया -1। तो 4 - 1 नए कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो पता चला कि 2 2 जो है उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग इमेज कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो 4 - 1 आए। और 4 - 1 को मैंने मार्क कर दिया, ये 4 - 1 है, ये 4 है, और ये -1 है। 4 - 1 पॉइंट मार्क हो गया। दिस पॉइंट इज 4 एंड दिस इज -1। सही है, तो 4 - 1 वाला मैंने पॉइंट मार्क कर दिया। तो अगर 2 2 लिया है तो उसकी इमेज आ गई है 4 - 1। अब ये काम आपको वर्किंग करके दिखाने की जरूरत नहीं थी, ये एसेंशियल नहीं थी, ये वाली वर्किंग एसेंशियल नहीं थी। डायरेक्ट आप इस वाले पॉइंट को 2 राइट और 3 डाउन मूव कर लेते, तो डायग्राम पे ही काम हो जाता। ये वाला पॉइंट सीधा सीधा यहाँ चला जाता, इसके लिए वर्किंग दिखाने की या करने की जरूरत नहीं थी। तो ये जो वर्किंग है ये एसेंशियल नहीं है, जो मैंने पहले भी बताया, इसके बगैर काम हो सकता है। क्योंकि इस वर्किंग में 2 2 पे जो काम किया वही काम 4 2 पे करना होगा, वही 2 5 पे करना होगा। तो अलग अलग करने से बेहतर क्या था कि आप फटाफट सारे पॉइंट्स को मूव करवा दें। सही है, इसमें आप बच्चे अपनी होशियारी भी लगाते हैं, कहते हैं सर एक भी पॉइंट को अगर मैं ट्रांसलेट कर दूं, क्योंकि जैसे ऑब्जेक्ट नजर आएगा वैसे ही इमेज है, ना रोटेशन, ना फ्लिपिंग है, ना इसमें रोटेशन है, ना छोटा बड़ा है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक पॉइंट को ट्रांसलेट कर लेता हूँ, और अगर सबसे ऊपर वाला पॉइंट ट्रांसलेट हो गया तो उस ऊपर वाले पॉइंट से 1 2 3 यूनिट्स के बराबर लाइन वर्टिकल बना लेता हूँ, और 2 यूनिट्स के बराबर हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ, ट्रायंगल बन जाएगा। तो बिल्कुल सही। अगर इस पॉइंट को आपने ट्रांसलेट करके एक पॉइंट हासिल कर लिया, तो आंखें बंद करके यहाँ से 3 यूनिट्स डाउन जाके वर्टिकल लाइन बना लिया, और 2 यूनिट्स के बराबर हॉरिजॉन्टल बना लिया और ज्वाइन कर लिया, तो आपका ट्रायंगल बन गया। तो ये भी होशियारी करते हैं कि एक पॉइंट को ट्रांसलेट करते हैं और डायरेक्ट पूरा ट्रायंगल ही बना लेते हैं। बस ये नोट करना जरूरी है कि अगर ऑब्जेक्ट ट्रायंगल की जो हाइट है वो 3 है, और जो बेस है वो 2 है, तो इमेज ट्रायंगल की हाइट भी जो है वो 3 होनी चाहिए, और जो बेस है वो 2 होनी चाहिए। बेस और हाइट मैच होनी चाहिए, क्योंकि आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है और सब कुछ सेम रहता है। सही है, तो ये आपका पहला वाला केस हो गया। मुझे बताएं पहला वाला केस समझ आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट दे दिया जाए और मुझे ट्रांसलेशन बयान कर दी जाए विद ट्रांसलेशन वेक्टर, तो मैं कैसे इमेज निकालूंगा, कैसे ड्रॉ करूंगा इमेज, ये बात सबको समझ आ रही है?
अच्छा, केस वन हो गया। केस टू में क्या होता था आपको पता है? केस टू में ये होगा कि केस टू में वो कह रहा है ऑब्जेक्ट गिवन, इमेज ऑल्सो गिवन, एंड वी हैव टू फाइंड द कॉलम वेक्टर। ऑब्जेक्ट भी गिवन है और इमेज भी गिवन है, और हमें कह रहा है कॉलम वेक्टर निकालो। तो वही मैंने जो कहा था कि हर ट्रांसफॉर्मेशन में, किसी भी किस्म के ट्रांसफॉर्मेशन में दो केसेस होते हैं। एक ट्रांस केस जिसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन का नाम और उसकी खास चीज बयान होती है और हमें इमेज ड्रॉ करनी होती है, और दूसरी में ऑब्जेक्ट इमेज दोनों गिवन होते हैं और मुझे कहता है डिस्क्राइब करो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर मुझे कहेगा, ऑब्जेक्ट भी देगा और इमेज भी देगा और मुझे कहेगा डिस्क्राइब करो, और अगर मुझे डिस्क्रिप्शन, अगर मुझे ये देख कर पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट जैसे ऑब्जेक्ट था वैसी इमेज है, बिल्कुल खाली हिजरत हुई है, तो मैं नाम तो फौरन ही लिख दूंगा, इट इज अ ट्रांसलेशन। अब जब ट्रांसलेशन लिख दूंगा तो ट्रांसलेशन का मुझे वेक्टर बताना होगा। जब ट्रांसफॉर्मेशन की मैं खास चीज, जब ट्रांसफॉर्मेशन का नाम बताता हूँ तो उसकी खास चीज को भी लिखता हूँ ना, तो मैं बताऊंगा कि ये ट्रांसलेशन है, ऑब्जर्व करके। क्योंकि अगर मुझे ऑब्जेक्ट में हिजरत हुई भी नजर आएगी तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इट इज अ ट्रांसलेशन। अब मुझे उसकी खास चीज यानी कि कॉलम वेक्टर देना होगा। तो कॉलम वेक्टर देने का तरीका क्या है कि आप ऑब्जेक्ट और इमेज को ऑब्जर्व करके क्लोजली ये देख लें कि ऑब्जेक्ट कितने राइट और कितने लेफ्ट और कितने अप कितने डाउन मूव हुआ है इमेज पर जाने के लिए। ऑब्जेक्ट से इमेज तक जाने के लिए कितने कदम मूवमेंट हुई है। पहले राइट लेफ्ट मूवमेंट देख लेंगे और फिर अप डाउन मूवमेंट देख लेंगे, मतलब पहले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देख लेंगे और फिर वर्टिकल मूवमेंट देख लेंगे। हॉरिजॉन्टल मूव्स जो है वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी और वर्टिकल मूव्स वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो ये भी बगैर किसी वर्किंग के डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से डायग्राम के थ्रू हो सकता है। तो एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से आप ऑब्जेक्ट को देखें, इमेज को देखें और ये देख लें कि ऑब्जेक्ट से इमेज तक जाने के लिए मैंने कितनी मूवमेंट की है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितनी है, क्या वो राइट है या वो लेफ्ट है? राइट है तो पॉजिटिव होगी एक्स की वैल्यू, लेफ्ट है तो नेगेटिव होगी। क्या वो अप है या डाउन है? अप है तो पॉजिटिव होगी, डाउन है तो नेगेटिव होगी। और उसके थ्रू ऑब्जर्व करके मैं कॉलम वेक्टर निकाल सकता हूँ। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आपको जो ऊपर मैंने इक्वेशन बताया था इसी को यूज करें। ऊपर जो इक्वेशन था वो कह रहा था इमेज मैट्रिक्स निकालने के लिए ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स में ट्रांसलेशन मैट्रिक्स या ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड करें। आप ट्रांसलेशन वेक्टर भी कह सकते हैं, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं, इसके सब नाम हो सकते हैं। तो इमेज मैट्रिक्स इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स प्लस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। तो अगर मुझे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स अब निकालना है मिसाल है, तो मैं ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स को वहां भेज दूंगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? ट्रांसलेशन मैट्रिक्स या ट्रांसलेशन वेक्टर इज इक्वल्स टू इमेज मैट्रिक्स माइनस ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। ट्रांसलेशन वेक्टर निकालने के लिए ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स को इमेज मैट्रिक्स में से माइनस कर दो। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है। इसी इक्वेशन को मैंने इसमें से ट्रांसलेशन वेक्टर को सब्जेक्ट बनाया है। जब ट्रांसलेशन वेक्टर को सब्जेक्ट बनाया तो क्या आ गया इक्वेशन? इमेज मैट्रिक्स माइनस ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। इमेज मैट्रिक्स में से ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स को माइनस कर। अब इसके लिए क्या करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट को नोट करें और उसके कोऑर्डिनेट्स को नोट करके उसके थ्रू कॉलम वेक्टर लिख लें, वो आपका ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट की जो कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को नोट करें और उसके थ्रू जो मैट्रिक्स बनेगा वो इमेज मैट्रिक्स होगा। फिर इमेज मैट्रिक्स में से ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स को माइनस कर दें तो आपके पास ट्रांसलेशन वेक्टर आ जाएगा। 7 - 5 2 एंड 6 - 3 इज 3। जैसे मैंने मिसाल दी कि 5 3 में 2 3 ऐड किया तो 7 6 आया। तो अगर आपको 7 6 भी पता है और आपको 5 3 भी पता है, 7 6 में अगर आप 5 3 को माइनस करोगे तो आपके पास 2 3 आ जाएगा। तो केस वन में इमेज निकालनी थी और केस टू में आपको ट्रांसलेशन वेक्टर निकालना। एक तो ये तरीका होता है। तो एक तरीका होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन से नोट कर लें, और एक तरीका ये कि आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स लिखें, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में करें, इमेज लिखें, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज उस ऑब्जेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज, कोऑर्डिनेट्स नोट करके वेक्टर बनाए और माइनस कर। अब ये मैं केस टू की एप्लीकेशन करने जा रहा हूँ। यहाँ देखें, सवाल है टी ए इक्वल सी, डिस्क्राइब टी। अब ये सवाल किस तरह से आता है कि टी जो है जब वो ए पे अप्लाई हुआ तो सी आ गया। यहाँ से मुझे पता चला कि ए जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट है और सी जो है मेरी इमेज है।
तो ऑब्जेक्ट पे जब टी अप्लाई हुआ तो इमेज आ गई। अब मैं ऑब्जेक्ट इमेज को क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा और देखूंगा कि क्या वो फ्लिप हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, इनलार्ज हो रहे हैं, या वो खाली हिजरत कर रहे हैं। तो क्योंकि इस वक्त हम ट्रांसलेशन की बात करें तो हमें ए से सी तक जाते हुए ए और सी में नजर आएगा कि ए से सी तक पहुंचने के लिए सिर्फ हिजरत हुई है। रिफ्लेक्शन में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हालांकि जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं भी पढ़ी उसमें भी मैं अभी से बता रहा हूँ। रिफ्लेक्शन में फ्लिपिंग होती है, ट्रांसलेशन में हिजरत होती है, मूवमेंट होती है खाली, राइट लेफ्ट अप डाउन। रोटेशन में रोटेट होता है, और इनलार्जमेंट में छोटा बड़ा होता है। छोटा बड़ा हुआ नजर आएगा तो आप फौरन समझ जाएंगे इनलार्जमेंट है। फ्लिप हुआ नजर आएगा आप रिफ्लेक्शन समझ जाएंगे। रोटेट हुआ नजर आएगा आप रोटेशन समझ जाएंगे। और अगर इनमें से तीनों में से कोई भी चीज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हिजरत हुई भी नजर आती है, तो आप समझ जाएंगे कि ये ट्रांसलेशन। उसने कहा भाई ए और सी को ऑब्जर्व करो, ए पे जब टी लगा तो सी आया। तो आइए हम ए और सी को ऑब्जर्व करो। मैंने ऑब्जर्व किया। उसने कहा था ए पे जब टी लगता है तो सी आता है। तो मैंने कहा चलो भाई ए भी बना हुआ होगा सी भी बना हुआ होगा, एग्जामिनर ने ए भी बना के दिया हुआ होगा सी भी बना के दिया होगा। एग्जामिनेशन क्वेश्चन में ए और सी दोनों बने हुए हों, और आपने ऑब्जर्व करना होगा। अब जब मैंने ए को ऑब्जर्व किया, ए के जो कोऑर्डिनेट ए जो ट्राइंगल बना है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2,2, 3, 4, 5, 2,5, 2,2, 2,5 एंड 4,2। ये आपने ऑब्जर्व किया। फिर आपने सी को ऑब्जर्व किया। आपने कहा यार ए और सी को ऑब्जर्व करके पता चलता है कि ए से सी तक जाने के लिए ना कोई फ्लिपिंग है, ना कोई रोटेशन है, और ना कोई साइज में चेंजिंग है, मतलब ना कोई छोटा बड़ा। तो ये रिफ्लेक्शन भी नहीं है। मैं आपको इसलिए सारे नाम ले रहा हूँ क्योंकि जब एग्जामिनेशन क्वेश्चन में आप जाएंगे तो आपको थोड़ी बताएगा वो ट्रांसलेशन है या रिफ्लेक्शन है या क्या, आपको खुद सोचना होगा। तो अगर आपको सिर्फ हिजरत हुई भी नजर आ रही है तो इसका मतलब ये ट्रांसलेशन आपको नजर आ रहा है। ए से सी तक जाने के लिए सिर्फ हिजरत हुई है, सिर्फ मूवमेंट हुई है, दैट्स इट। जैसे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था बिल्कुल वैसी इमेज नजर आ रही, सिर्फ मूव हुई भी नजर आ रही। तो अब आप क्या करेंगे? ए से सी तक पहुंचने के लिए आपने देखा कि आपने सिर्फ और सिर्फ हिजरत की है। तब आप ऑब्जर्व करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट को ऑब्जर्व करें और कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज को ऑब्जर्व करें। मैंने ये वाला पॉइंट देखा और मैंने इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज देखी, और मैंने ऑब्जर्व किया। जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे नजर आया कि ऑब्जेक्ट पॉइंट से इमेज पॉइंट तक जाने के लिए मुझे जाना पड़ रहा है 7 लेफ्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लेफ्ट। और मुझे जाना पड़ रहा है 6 डाउन। तो मैंने ये लेफ्ट नहीं लिखा था तो मैं लिख देता हूँ 7 लेफ्ट एंड 6 डाउन। मेरी ऑब्जर्वेशन ने कहा कि ऑब्जेक्ट पॉइंट से इमेज पॉइंट तक जाने के लिए मुझे 7 लेफ्ट और 6 डाउन जाना पड़ रहा है। 7 राइट लेफ्ट एक्स की वैल्यू होती है, अप डाउन वाई की वैल्यू होती है। अब क्योंकि लेफ्ट है तो -7, और क्योंकि डाउन है तो -6। -7 -6 ये मेरा हो गया कॉलम वेक्टर। तो ए से सी तक ले जाने वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका नाम है ट्रांसलेशन। और जो कॉलम वेक्टर है वो है -7 -6। अब ये आपने कोई वर्किंग नहीं किया, आपने खाली ऑब्जर्वेशन की बस। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए कितनी मूवमेंट हुई है, या आपने कोई और पॉइंट पकड़ लिया, मिसाल है ये पकड़ लिया। अब इसको देख लें। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लेफ्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डाउन। यहाँ भी आप देखें 7 लेफ्ट 6 डाउन। अब 7 लेफ्ट 6 डाउन है तो आप समझ गए कि आपका कॉलम वेक्टर -7 -6 है। तो क्लोजली ऑब्जर्व करके आप कॉलम वेक्टर नोट कर सकते बगैर किसी वर्किंग के। तो मैंने जब नोट किया तो मैंने लिख दिया इट इज अ ट्रांसलेशन। पूरा बयान करना होता है, सबसे पहले उसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन का, फिर उसकी खास चीज। तो इट इज अ ट्रांसलेशन विद कॉलम वेक्टर -7 -6। ये एक ट्रांसलेशन है और इसका कॉलम वेक्टर -7 -6। इट इज अ ट्रांसलेशन विद कॉलम वेक्टर -7 -6। ये ऑब्जर्व करके आपने बता दिया। अच्छा, अब इसका दूसरा दूसरा तरीका क्या था? आपने कहा था भाई ऑब्जर्व तो मैं करूंगा, लेकिन ऑब्जर्व के साथ मैं वर्किंग भी करूंगा। वर्किंग क्या होती थी? वर्किंग ये थी कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालने के लिए इमेज मैट्रिक्स में से ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स को माइनस करना था। अब ये आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को नोट करें। तो ये है 2, 5, 2, 5। तो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स है 2,5। और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स थे 1, 2, 3, 4, 5, 1, -5 -1।
तो 2,5 ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स थे और -5,-1 इमेज के कोऑर्डिनेट्स। ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट से ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स लिख दिया 2, 5, और इमेज के कोऑर्डिनेट से इमेज मैट्रिक्स लिख दिया -5, -1। क्योंकि ट्रांसलेशन मैट्रिक्स निकालने के लिए इमेज मैट्रिक्स में से ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स माइनस कर, ये ऊपर हमने इक्वेशन देखा था, ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स माइनस इमेज मैट्रिक्स नहीं है, इमेज मैट्रिक्स माइनस ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। लिहाजा इमेज मैट्रिक्स -5, -1 आया पहले और ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स 2,5 आया बाद में। -5, -1 में से जब 2, 5 माइनस किया तो -5 - 2 इज -7 एंड -1 में से माइनस करना है 5, -1 - 5 इज -6। ये आपका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आ गया -7, -6। या तो आप क्लोजली ऑब्जर्व करके बता सकते थे या फिर इस तरह से वर्किंग करके भी डिटरमिन कर सकते थे। ये दोनों तरीके जो है वैलिड तरीके थे। तो पार्ट 1 का मैंने सारा काम यहाँ करवाया हुआ था और पार्ट 2 का मैंने कहा ऑब्जर्वेशन से या तो डायरेक्ट आंसर दे दें या फिर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के लिए थोड़ी वर्किंग कर लें। तो दोनों तरीके, दोनों मैंने आपके सामने वाजे तौर पे लिख दिए। क्या ये एग्जाम्पल भी आपको समझ आ गया? ये डॉक्यूमेंट तो आपसे शेयर हो ही चुका है फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, लेकिन एक्नॉलेजमेंट जरूर दे दें कि यहाँ तक क्या सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हैज एवरीवन अंडरस्टूड ट्रांसलेशन बोथ द केसेस? दोनों केसेस मैंने वजाहत के साथ बता दिया। ऑब्जेक्ट गिवन and you have been told that it is a translation with a given column vector and you have to draw the image। केस 1 हो गया, केस 2 में ऑब्जेक्ट भी है, इमेज भी ऑब्जर्व करके हमें बयान करना है। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर किया था, नोट्स वाला डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हुआ था। और मैंने कहा था नोट्स बना लीजिएगा। किया था या नहीं किया था? हाँ ना, बिल्कुल किया हुआ। नहीं किया हुआ क्या? सब मुझे भेजना था, शायद हो सकता है मैंने शेयर नहीं किया। चलो सही है, फिर आज शेयर कर दूंगा, मुझे याद दिलाओगे ना, मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा सही है। अच्छा मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दें भारत, सबको समझ आ गया? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब ये यहाँ पर जो है मुझे ट्रांसलेशन की एक्सप्लेनेशन तो मुकम्मल हो गई, लेकिन ट्रांसलेशन की एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे बातें कुछ और भी बतानी थी। अब ये नोट देख लेते हैं। सबसे पहला नोट क्या रहा है? देयर इज नो इनवेरिएंट पॉइंट इन ट्रांसलेशन। हमने इनवेरिएंट पॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट पॉइंट्स होते हैं। इनवेरिएंट पॉइंट्स वो होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ट्रांसफॉर्म नहीं होते, सेम रहते हैं। जो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही इमेज के कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। तो मैंने कहा था रिफ्लेक्शन के केस में वो इनवेरिएंट पॉइंट, वो वाले पॉइंट इनवेरिएंट होते हैं जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पे लाई करें। इसी तरह रोटेशन के मैं रोटेशन का बताऊंगा और इनलार्जमेंट में इनलार्जमेंट का बताऊंगा, बट याद रहे ट्रांसलेशन में कोई इनवेरिएंट पॉइंट नहीं होता, क्योंकि हर पॉइंट हिजरत करेगा। मतलब समझ लें कि अगर तीन ट्राइंगल में 3 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट कहते हैं हम तो हिजरत करेंगे, तीसरा कह रहा है हम नहीं करेंगे, तो ऐसा कोई ड्रामेबाजी नहीं। तीनों पॉइंट्स को हिजरत करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ट्रांसलेशन के केस में हर पॉइंट ट्रांसलेट होगा, कोई भी पॉइंट अनचेंज्ड नहीं रह सकता। मतलब इनवेरिएंट पॉइंट का कॉन्सेप्ट ट्रांसलेशन में नहीं है, देयर इज नो इनवेरिएंट पॉइंट इन ट्रांसलेशन। ये पहला नोट हो गया। अच्छा अब चूंकि हम एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, तो अब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज भी टेस्ट होगी सवालात के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन, तो अब इस बात को भी समझना बड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन किस तरह से वर्क करेगा। अच्छा ओ लेवल्स में मेट्रिसेस एज अ टॉपिक है और ए लेवल्स और ओ लेवल में है और आईजीसीएसई में नहीं। तो मेट्रिसेस में ये मैं पढ़ाता हूँ, मैंने बताया होगा, जिन्होंने मेट्रिसेस पढ़ा है उनको याद होगा कि ऑर्डर इज मेट्रिसेस में जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो नॉट कम्यूटेटिव है। इट्स नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ऑर्डर बदलने का बाद आंसर सेम नहीं आता। मतलब मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करें, अच्छा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन अगर आप करें तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें
या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। इसका मतलब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, व्हेन वी स्वैप द ऑर्डर देन आल्सो वी गेट द सेम आंसर। अच्छा, एडिशन में भी यही है, 2+3 करें या 3+2 करें, सेम आंसर है 5 5। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है, 3-2 करें या 2-3 करें, तो यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ -1 आ रहा है। तो इसका मतलब द सब्ट्रैक्शन, द नॉर्मल सब्ट्रैक्शन दैट वी डू is not commutative because the results are different. The normal addition that we do is commutative because the results are same. And normal multiplication that we do is also commutative. But matrix multiplication is not commutative. नहीं, ये टर्मिनोलॉजी नहीं भी याद होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसी ही किताबों में लिखी होती है, तो मैंने आपके सामने रख दी। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, या मैट्रिक्स बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑर्डर पहले अलग अलग होगा, पहले ए फिर बी, और यहाँ पर पहले बी फिर ए, तो इसका मतलब दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, दे विल नॉट बी इक्वल। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही मामला है। अगर मैट्रिक्स कॉम्बिनेशन, अगर ट्रांसफॉर्मेशन की कॉम्बिनेशन है, और मुझे कोई कहता है, मिसाल है, m इज अ रिफ्लेक्शन in the x axis and t is the translation with vector 1 5, मिसाल है। अब आप सोचें कि ट्राइंगल ए ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर आप पहले उसको पहले ट्रांसलेट करेंगे और फिर रिफ्लेक्ट करेंगे, या फिर पहले रिफ्लेक्ट करेंगे और फिर ट्रांसलेट करेंगे, तो क्या मामला एक होगा? तो यहाँ पर वाजे तौर पे ये लिखा हुआ है कि नहीं, मामला एक नहीं है, दोनों अलग अलग बातें। दोनों बातें अलग अलग। तो यहाँ नोट्स में एक एरर था जो कि रेक्टिफाई हुआ है, इसको काटा हुआ है। MTA इज डिफरेंट फ्रॉम TMA। मतलब ये कि अगर ऑब्जेक्ट ए पे पहले मैं ट्रांसलेशन लगाता हूँ और फिर रिफ्लेक्शन लगाता हूँ, या ऑब्जेक्ट ए पे पहले रिफ्लेक्शन लगाता हूँ फिर ट्रांसलेशन लगाता हूँ, तो ये दोनों बातें सेम नहीं है, ये अलग अलग है। तो तो इसका मतलब ये, जब एग्जामिनर आपको कहेगा ना कि ट्रांसलेट करो और रिफ्लेक्ट करो, तो आप पहले देखेंगे सवाल में कि पहले ट्रांसलेशन करके फिर रिफ्लेक्शन है, या पहले रिफ्लेक्शन करके फिर ट्रांसलेशन है। अंधाधुंध नहीं कर सकते। ये जो मैं पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, इसका मकसद ये है, इस चीज की तरफ निशानदेही करना है कि ये काम अंधाधुंध नहीं हो सकता। थोड़ा सा आपने ध्यान से सोचना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा। तो डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस जब कंबाइन होती हैं, तो ऑर्डर मेंशन्ड बाय द एग्जामिनर इज इंपॉर्टेंट। व्हेन डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस आर कंबाइंड, द ऑर्डर मेंशन्ड बाय द एग्जामिनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड MTA is different from TMA, where M is the reflection and T is the translation. तो ये एग्जामिनर बयान करता है वैसे, लेकिन ये सिंबल्स यूजुअली जहन में रखें। M रिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है, T ट्रांसलेशन के लिए, रोटेशन के लिए R यूज होता है, और इनलार्जमेंट के लिए E यूज होता है। तो इनलार्जमेंट E से, रोटेशन R से, ट्रांसलेशन T से, ये तो मैच हो गई। अब रिफ्लेक्शन के लिए M वाला सिंबल यूज होता है, लेकिन फिर भी वो एग्जामिनर बयान करता जरूर है, उसकी टेंशन ना ले। वेयर M इज द रिफ्लेक्शन एंड T इज द ट्रांसलेशन। और मैंने लिख दिया कि MTA इज नॉट इक्वल टू TMA। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस तरह से कहेगा कि फाइंड MTA, या यूं लिखेगा MTA इक्वल्स B, तो अब आप मुझे बताएं कि पहले जो है क्या लगेगा, पहले M लगेगा या T लगेगा? अब कोई बच्चा कहेगा सर राइट से देखा जाए तो पहले M आ रहा है फिर T आ रहा है। नहीं, देखने का तरीका नहीं है। हमेशा हमेशा याद रखें कि आपने लेफ्ट टू राइट जाना होता है, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है A ऑब्जेक्ट है, ब्रैकेट में जो लिखा होता है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये A जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, A, दिस इज द ऑब्जेक्ट। सही है, ये A आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को पहले क्या करना है, तो आप देखें ऑब्जेक्ट से करीब तर क्या लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट में A है और A से करीब तर जो लेटर लिखा हुआ है वो T है। इसका मतलब A को पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा, A को पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा और फिर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ लिखूं तो ये पहले इस केस में ट्रांसलेशन है, और
फिर रिफ्लेक्शन। जबकि अगर नीचे देखा जाए, तो नीचे अगर देखा जाए तो इसमें पहले जो है रिफ्लेक्शन है और फिर जो है ट्रांसलेशन। यहाँ पहले ट्रांसलेशन फिर रिफ्लेक्शन, यानी कि पहले टी और फिर एम, जबकि यहाँ पर पहले एम और फिर टी। तो एम टी ए इक्वल्स बी और टी एम ए इक्वल्स बी, दोनों केसेस में बी आ रहा है, लेकिन एम टी ए और टी एम ए बराबर नहीं। एम टी ए इज नॉट इक्वल टू टी एम। तो अगर एम टी ए निकालेंगे तो बी की पोजीशन जो होगी वो आपने नोट कर लें आप, और टी एम ए के थ्रू जो बी की पोजीशन होगी वो भी नोट कर लें, तो आपको नजर आएगा कि बी दोनों केसेस में अलग अलग है। बी के कोऑर्डिनेट सेम नहीं, अलग अलग जगह पे बी होगा। तो अगर एम टी ए इक्वल्स बी है तो ए पे पहले टी लगेगा, क्योंकि ए से करीब टी है। जो दिल से ज्यादा करीब होता है उसकी ज्यादा सुनते हैं ना। दो लोग आपसे कुछ फरमाइश करें और एक आपके दिल के बहुत करीब होगा और एक दिल के दूर हो, तो दिल के करीब होता है उसकी पहले सुनी जाती है। तो ए के करीब टी है तो टी की पहले सुनेगा ए, और पहले ट्रांसलेशन होगी, और फिर बाद में एम है तो फिर रिफ्लेक्शन होगी। इसी तरह यहाँ पर ए के जो करीब है वो एम है, लिहाजा एम की पहले सुनी जाएगी तो पहले रिफ्लेक्शन होगी और फिर एंड में ट्रांसलेशन होगी। तो मैट्रिक्स कॉम्बिनेशन के अंदर ये लेटर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जहन में रखेंगे ब्रैकेट के करीब जो होगा वो पहले और जो दूर होगा वो बाद में। मुझे बताइए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अभी आगे जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे ना, 4 किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें कभी भी कॉम्बिनेशन आएगी तो आपको पिक हो जाना चाहिए कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। अच्छा, जितना मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझाया है उसके बाद ना आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, ये नोट्स आप देख लीजिएगा। ये नोट्स कोई नई चीज़ नहीं है, वही बातें जो हमने कही हैं वही बातें ये लिखी भी होंगी। एक दफा सर सही तौर पे देखना चाहते हैं देख भी लें। ट्रांसलेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन विच ऑल द ऑब्जेक्ट पॉइंट्स मूव्स ऑन अ प्लेन द सेम डिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन। Translation is taken place by a column matrix of order 2 by 1. ट्रांसलेशन प्रिजर्व्स ओरिएंटेशन, वहां पर ओरिएंटेशन बदल रही थी, अगर ए बी सी क्लॉकवाइज सेंस में थे तो उसकी इमेज ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थे। मैंने बताया था फ्लिपिंग की वजह से ओरिएंटेशन चेंज होती है। ट्रांसलेशन में ओरिएंटेशन प्रिजर्व होती है। अंडर ट्रांसलेशन द शेप एंड साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन इमेज रिमेन सेम एज द ऑब्जेक्ट। हाउ टू ट्रांसलेट एन ऑब्जेक्ट ऑन ग्राफ पेपर, ये केस नंबर 1। We need to note the column matrix before translating an object. Write the coordinates of the object point in a column matrix and add the translation matrix with the object matrix to get the image matrix. तो image matrix equals translation matrix plus object matrix. ये मैंने आपको इक्वेशन बताया था, ये वही इक्वेशन यहाँ पर लिखा। मैंने ट्रांसलेशन वेक्टर कहा था, यहाँ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो इमेज मैट्रिक्स निकालने के लिए ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो कोई भी पहले ले सकते हैं, कोई भी बाद में ले सकते हैं, इसमें मसला नहीं। तो ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स प्लस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स कह लें या ट्रांसलेशन मैट्रिक्स प्लस ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स कह लें, एक ही बात। एंड ये रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट पॉइंट्स। लेकिन मैंने कहा था ये जरूरी नहीं है ये वर्किंग, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं हर पॉइंट को मूव करके। मैंने इसके कई तरीके बताए थे। और फिर हाउ टू फाइंड द ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, टेक एनी ऑब्जेक्ट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इमेज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स। टेक एनी ऑब्जेक्ट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इमेज in the form of a column matrix and subtract the object matrix from the image matrix. तो अब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ट्रांसलेशन मैट्रिक्स निकालने के लिए इमेज मैट्रिक्स में से ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स को माइनस करो। ये भी मैंने इक्वेशन आपको बताया। अच्छा, क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। एक एक पार्ट भी देख लेंगे तो बात समझ आ जाएगी। 6 में आप देखें, इन ईच ऑफ द डायग्राम बिलो द ड्रॉ द इमेज ऑफ ट्राइंगल ए अंडर टी वेयर टी इज अ ट्रांसलेशन। इन ईच ऑफ द डायग्राम बिलो ड्रॉ द इमेज ऑफ ट्राइंगल ए अंडर टी वेयर टी इज अ ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखें टी जो है वो 0 3 है। तो इन ईच ऑफ द डायग्राम बिलो ड्रॉ द इमेज ऑफ ट्राइंगल ए अंडर टी वेयर टी इज द ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का वेक्टर लिखा हुआ है 0 3, और ऑब्जेक्ट आपको पता है। तो या तो हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखें और उसमें 0 3 ऐड करके नए कोऑर्डिनेट्स निकालें, या डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं।
03 का क्या मतलब है? 03 का क्या मतलब है? मतलब x0 है, इसका मतलब राइट लेफ्ट मूवमेंट नहीं करनी, नो राइट लेफ्ट मूवमेंट। और y की वैल्यू 3 है, इसका मतलब अप डाउन मूवमेंट है, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, लिहाजा अपवर्ड मूवमेंट है। इसका मतलब हर पॉइंट राइट लेफ्ट नहीं जाएगा, सिर्फ 3 अप जाएगा। इस पॉइंट को आप 3 अप ले जाएं, 1 2 और 3। जैसे ही पॉइंट आए मार्क कर दें, 3 अप ले जाके मार्क कर दें। इसी तरह इसको 3 अप ले जाएं, 1 2 और 3 ले जाके इसको पॉइंट मार्क कर दें। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको भी 3 अप ले जाएं, 1 2 3 इसको भी मार्क कर दें। तीनों पॉइंट्स मार्क हो जाए तो आप इसको ज्वाइन कर लें। ये आपका इमेज बन गई। सही है जी। ये आपका पहला पार्ट हो गया। तो पार्ट बी अगर आप देखें 4 0 है, तो उसको 4 राइट मूव कर देंगे आप। 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। ये वाला 1 2 3 4, अच्छा 4 राइट है, अप डाउन कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ राइट मूवमेंट है, तो 1 2 3 4 ये यहाँ आ जाएगा। और ये वाला 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। 3 पॉइंट्स अगर आप मार्क करेंगे और इनको ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी इमेज बन जाएगी। ये होगी इमेज। क्योंकि मैंने इसका सॉल्व डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। यही होगा, आपको आंसर्स तो वहां से देख सकते हैं, मैंने LMS पे अपलोड किया हुआ है। अच्छा, पार्ट सी में कह रहा है -4 5। -4 5 का मतलब क्या है? 4 लेफ्ट एंड 5 अप। क्या मतलब है भाई? -4 का क्या मतलब है? एक्स नेगेटिव मतलब लेफ्ट, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव मतलब अप। 4 लेफ्ट 5 अप। आए जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया। इसी तरह ये वाला पॉइंट मूव करें, फिर ये वाला मूव करें और बना लें। तो देखिए, एक भी अगर पॉइंट मूव कर लिया, मिसाल मैंने 1 2 3 4 4 लेफ्ट, 1 2 3 4 5 एक मूव कर लिया, तो इसी साइज का ट्रायंगल बनाना है, तो 1 2 3 साइज का है, तो 1 2 3, और यहाँ एक लाइन बनाई और ये बना। डायरेक्ट भी बन सकता है, खाली एक मूव करके भी अंदाजा हो गया आपने बना लिया। ऐसे ही तो बनाना था जैसे ऑब्जेक्ट बना हुआ था। इसी तरह यहाँ 6 - 5। 6 - 5 का क्या मतलब, कौन बता रहा है? क्या करूँ ट्राइंगल ए के साथ? 6 - 5 देखकर क्या पता चल रहा है? व्हाट डू वी हैव टू डू? पार्टिसिपेट करें, बताएं। वेरी गुड अब्दुल रहमान, यू आर द फर्स्ट वन दिस टाइम, एंड सेकंड पोजीशन गोज टू इंसिया, एंड थर्ड गोज टू नबिया। वेरी गुड अब्दुल रहमान, इंसिया, नबिया, अहमद अली। नहीं, अहमद अली ने गड़बड़ कर दी। अहमद अली, सोचें सोचें सोचें, जल्दी जल्दी में आंसर दे दिया। हाँ, बिल्कुल सही। जबरदस्त। 6 टू द राइट एंड 5 डाउन, 6 राइट एंड 5 डाउन, जबरदस्त। सब समझ गए कि 6 राइट जाना है क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब मुझे राइट जाना है, और 5 नेगेटिव है, इसका मतलब मुझे डाउन आना है। राइट एंड 6 राइट एंड 5 डाउन, जबरदस्त। सही है जी। तो क्वेश्चन 6 है, बाकी इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10 है। पार्टिसिपेशन करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम सवाल कर ही लेते हैं ना। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग ये सवाल ट्राई कर लें। चलें कर लेते हैं, ट्रांसलेशन ही कर लेते हैं आज सुकून से। तो मुझे पार्टिसिपेशन से बताते जाएं, कोई अगर माइक ऑन करके बताना चाहता है तो हम पार्टिसिपेशन थोड़ी सी रखते हैं और ये सवाल मुकम्मल कर लेते हैं, ताकि हमारा ट्रांसलेशन तक मुकम्मल हो जाए। फिर आप लोग नोट्स वगैरह बना लेंगे सुकून से, सवाल हम कर लेते हैं। तो इन द डायग्राम बिलो, टी इज अ ट्रांसलेशन with column vector -5 1. In the diagram below, T is a translation with column vector -5 1, and M is the reflection in the x-axis. तो पहले टी की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, ट्रांसलेशन विद कॉलम वेक्टर -5 1 है, एंड एम इज द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। एम को भी पूरा बयान किया। और फिर कह रहा है इट इज गिवन दैट MTA इक्वल्स P। यूज द डायग्राम टू ड्रॉ ट्राइंगल P। अभी मैंने ये बात बताई आपको।
तो एम टी ए इक्वल्स पी का क्या मतलब है, ये मुझे कोई समझा दे। कोई माइक पे अगर समझाएगा तो ज्यादा बेहतर है कि एम टी ए इक्वल्स पी का क्या मतलब है, मतलब ये खाली ये बात मुझे क्या बताना चाह रही है, और मैं क्या करूंगा, किस तरह से पी ड्रॉ करूंगा। जी। चैट पे पार्टिसिपेट कर लें, सबके सब चैट पे पार्टिसिपेट करें चलें, और मुझे बताएं। पी ड्रॉ करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, एम टी ए इक्वल्स पी का क्या मतलब है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड अहमद अली, वेरी गुड इंसिया। सही है, वेरी गुड अमीर। अच्छा, अभी ये थोड़ा बयान करने का तरीका थोड़ा सा डेंजरस हो गया है, इस तरह से नहीं। मतलब जो कहना चाह रही है वो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर गड़बड़ भी हो रही है। तो इसका अब तरीका ये है, इसका तरीका ये हो सकता है कि आप जो है सुकून से इसको ऑब्जर्व कर लें, एम टी ए इक्वल्स पी, और देखें ए पे पहले लग रहा है टी और फिर लग रहा है एम। तो आप इसको इस तरह बयान करें, ट्राइंगल ए ऑब्जेक्ट है और ट्राइंगल पी इमेज है, और इमेज यानी कि ट्राइंगल पी ऑब्टेन करने के लिए ट्राइंगल ए को पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और जब वो ट्रांसलेट हो जाएगा उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ए को ट्रांसलेट करने के लिए उसको 5 लेफ्ट एंड 1 अप मूव करना पड़ेगा, और फिर जो ट्राइंगल आएगा उस ट्राइंगल को रिफ्लेक्ट करेंगे इन द एक्स एक्सिस, तो जाके ट्राइंगल पी आएगा। इसका मतलब एक बीच में एक ट्राइंगल ऑब्टेन हो रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ अप्लाई, तो ए को पहले आपने करना है ट्रांसलेट, -5 1 करें जरा। ये आपका ए पॉइंट है, 1 2 3 4 5, 5 लेफ्ट एंड 1 अप, ये पॉइंट यहाँ आ गया। एक भी पॉइंट अगर आप मार्क कर लेते हैं तो इसका मतलब आपका ट्राइंगल तो बन ही जाता है, क्योंकि वो इसी तरह बनेगा जैसे कि ऑब्जेक्ट बना हुआ था। देखें, अब ये देखें, इससे यहाँ तक लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 लेफ्ट एंड 1 अप। इसमें भी देखें, 1 2 3 4 5 एंड 1 अप, 5 लेफ्ट एंड 1 अप। सारे पॉइंट्स 5 लेफ्ट एंड 1 अप, अलग अलग कर लें या एक करके भी कर लिया तो काम हो गया। जब इस ट्राइंगल का क्या नाम दें, उसने मुझे बोला ही नहीं इस ट्राइंगल का क्या नाम दें, तो बस मैंने ट्राइंगल बना लिया, इसका कोई नाम नहीं दिया। जो फाइनल ट्राइंगल आएगा उसका नाम पी दूंगा, बट अभी ये फाइनल ट्राइंगल है नहीं। तो अभी ए को मैंने ट्रांसलेट किया, जब ए को ट्रांसलेट किया तो ये ट्राइंगल आ गया। अब ए को ट्रांसलेट करने के बाद जो ट्राइंगल आया उस ट्राइंगल को रिफ्लेक्ट करना होगा इन द एक्स एक्सिस। अब ये जो ट्राइंगल नजर आ रहा है इसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करें। तो इस ट्राइंगल को एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि एक्स एक्सिस से जितना ऊपर है उतना नीचे। ये दो दो पॉइंट दो ऊपर है तो ये दो नीचे आ गया। तो फिर ये 1 2 3 4 ऊपर है तो चार नीचे आ गया, 1 2 3 4। इसमें दूसरा पॉइंट दो ऊपर था, दो नीचे आ गया। तो ये ट्राइंगल बन गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल आया ना इसका नाम होगा पी। दर हकीकत ये ट्राइंगल पी है। तो ए को पहले हमने ट्रांसलेट किया और फिर जो ट्राइंगल आया उसको हमने रिफ्लेक्ट किया। फर्स्ट टी एंड देन एम। ऑर्डर भी देख लें, कॉम्बिनेशन वाला जो मैंने सिखाया था वही है।
लेकिन ए से ट्रांसलेशन करने के बाद जो ट्राइंगल आया उसका कोई नाम नहीं दिया, और उसके बाद जो ट्राइंगल आया उसको जो रिफ्लेक्ट किया, तो उसके बाद जो ट्राइंगल फाइनल प्रोडक्ट आया वो ट्राइंगल पी। ये इसने कहा था कि ए पे टी और एम लगता है, इन दैट ऑर्डर वी गेट पी, एंड दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। सही है जी। मुझे बताएं क्वेश्चन 7 सबको क्लियर आ गया, क्लियर हो गया, समझ आ गई बात? क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। T is the translation with column vector negative 4 1 and M is the reflection. T is the translation। आज हम ट्रांसलेशन के सारे सवाल अपने सामने क्लास में कर लेते हैं ताकि कल इसका चक्कर ही ना रहे, ताकि कल हम शुरू से ही जो है वो रिफ्लेक्शन को, सॉरी रोटेशन को स्टार्ट लें। कल की क्लास में टाइम पर आइएगा 3:30 PM पाकिस्तान टाइम। और रोटेशन सबसे बड़ा है, रोटेशन में सबसे ज़्यादा सिखाने को है, लिहाजा रोटेशन की गुफ्तगू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी। सही है जनाब। टी इज द ट्रांसलेशन विद कॉलम वेक्टर -4 1। टी की डेफिनेशन मुकम्मल दी हुई है कि टी ट्रांसलेशन है कॉलम वेक्टर -4 1, एंड एम इज द रिफ्लेक्शन। अब देखिए एम की अधूरी डेफिनेशन दी हुई है और बोल रहा है कि एम इज द रिफ्लेक्शन, लेकिन फिर गाइडेंस देने के लिए ये भी बता रहा है कि इट इज गिवन दैट एम पी इक्वल्स क्यू। कह रहा है क्योंकि मैंने आधी बात बताई है कि एम रिफ्लेक्शन है, तो फिर मैं एक एहसान करता हूँ ये बताकर कि एम वो रिफ्लेक्शन है जो पी को क्यू पे ले जाती है। अब ये चाहता है कि मैं प्लेट में रख के लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ना दूं, बल्कि बच्चे से मैं ऑब्जर्वेशन करवाऊं और फिर वो खुद बताए कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो अब आप बच्चे ने ऑब्जर्व करना है कि एम पी को क्यू में ले जाता है, तो पी को भी ऑब्जर्व करें, पी ऑब्जेक्ट है और क्यू इमेज है। हमने डायग्राम पे देखा, हमें नजर आया पी और हमें नजर आया क्यू, हम दोनों को ऑब्जर्व किया। इन दोनों को ऑब्जर्व करके हमें क्या पता लगा कि एम किस लाइन में रिफ्लेक्ट करेगी कि पी क्यू पे, पी पी विल कन्वर्ट इनटू क्यू। एम इज अ रिफ्लेक्शन इन विच लाइन? सही है, वेरी गुड अहमद अली फॉर बीइंग सो प्रोएक्टिव। व्हाट अबाउट अदर्स? सवाल का ट्रेंड समझे ना, कि उसने एम को मुकम्मल बयान नहीं किया और फिर मुझे बताता है कि एम जो है पी को क्यू पे ले जाता है। तो उससे मुझे पता लगाना है कि एम जो है वो कौन सी लाइन में रिफ्लेक्ट कर रहा है। पी और क्यू को ऑब्जर्व करें और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बताएं। सही है, वेरी गुड नबिया, वेरी गुड इंसिया। एम इज अ रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। वेरी गुड, पूरा बयान अमीर तुमने खाली लिखा एम इज वाई एक्सिस, एम इज नॉट वाई एक्सिस, एम इज अ रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। तो पी और क्यू को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे अब ये पता चला कि एम पी से क्यू तक ले जाने वाली जो लाइन है वो वाई एक्सिस है। कैसे पता चला? अगर ऑब्जेक्ट इमेज वाली लाइन, ऑब्जेक्ट पी है, इमेज क्यू है, इनको ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है वो हॉरिजॉन्टल बन रही है, तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टिकल होगा। तो 1 2 3 4 5 6, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टिकल लाइन होगी, बीच में आएगा। बीच में आप देख सकते हैं जब ये भी 3 है ये भी 3 है तो बीच में बिल्कुल वाई एक्सिस ही बने। हो सकता है कोई और वर्टिकल लाइन होती, वाई एक्सिस ना होती। वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 होता है, तो रिफ्लेक्शन इन द लाइन एक्स इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं और रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस भी कह सकते हैं। बहरहाल मुझे अब पता चल गया कि एम इज अ रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, तो मैंने नोट कर लिया, पी और क्यू को ऑब्जर्व करके मैंने नोट कर लिया एम इज अ रिफ्लेक्शन इन द, सॉरी इन द वाई एक्सिस, एम इज अ रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, ये मैंने नोट कर लिया। अब ये नोट करने के बाद अब वो कह रहा है ऑन द डायग्राम ड्रॉ एम टी ए। अच्छा उसने कोई नाम नहीं दिया, वो कहता ना एम टी ए इक्वल्स टू बी, जो फाइनल प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर मैं बी लिखता हूँ। तो मिसाल है, मैं यहाँ पर खुद लिख देता हूँ एम टी ए इज इक्वल्स टू
आर कर देता हूँ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। पी क्यू आर है ना, पी और क्यू है तो आर कर देते हैं। तो एम टी ए इक्वल्स आर कर देता हूँ, मिसाल है। तो अब मुझे जो निकालनी है ना इमेज फाइनल, उसका नाम होगा आर। अपने लिए मैंने लिख दिया, ये सही है। तब सवाल, ए आपका ऑब्जेक्ट है, क्या नजर आ रहा है? आपने कहा हाँ नजर आ रहा है। अब क्या करना होगा, ए को पहले क्या करेंगे ट्रांसलेट करेंगे और फिर क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। तब जो ए आपको नजर आ रहा है इसको आप ट्रांसलेट कर दें -4 1। 1 2 3 4 और एक, -4 1 से आपने इसको मार्क किया। इसी तरह आपने सारे मार्क कर दिए और आपने ड्रॉ कर लिया। तो आपका ऐसा बनेगा। देखें ये 1 2 3 4, 4 लेफ्ट 1 अप। ये भी देख लें तो 1 2 3 4, 4 लेफ्ट 1 अप। ये भी देख लें तो 1 2 3 4, 4 लेफ्ट 1 अप। सारे पॉइंट्स 4 लेफ्ट 1 अप हो। ए पे जब ट्रांसलेशन लगाई तो ये आ गया, बट ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अभी जो ये जो प्रोडक्ट आया है, ये ए को ट्रांसलेट करके आया है। ए को ट्रांसलेट करके जो हासिल हो उस पर एम लगाना है। ए को ट्रांसलेट करके जो हासिल हो उस पर एम लगाना है। और एम क्या है, रिफ्लेक्शन इन द, पहले तो खाली यही पता था कि एम रिफ्लेक्शन है, बट पी और क्यू को ऑब्जर्व करके पूरा पता चल गया था कि एम इज अ रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। ए को पहले ट्रांसलेट किया और फिर जो आया उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। ए को पहले ट्रांसलेट किया और जो आया उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। और रिफ्लेक्ट करना इन द वाई एक्सिस। तब ये जो आपको नजर आ रहा है इसको वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दें। तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो जो लाइन पॉइंट वाई एक्सिस पर है वो इनवेरिएंट पॉइंट है। जो वाई एक्सिस से दूर है तो 2 राइट है तो 2 लेफ्ट हो जाएगा। इसी तरह जो ऊपर है वो 3 अप है, 3 राइट है, सॉरी 1 2 3, तो ये 3 लेफ्ट हो जाएगा, 1 2 3। और आप जो है इसको ज्वाइन कर लेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर लें या इसको इससे ज्वाइन कर लें और इसको इससे ज्वाइन कर लें। और ये जो आपके पास आया है इसका नाम है आर। दिस इज आर। तो ए को पहले ट्रांसलेट किया और जो ट्रांसलेटेड ट्राइंगल आया उसको हमने रिफ्लेक्ट कर दिया इन द वाई एक्सिस। तो फाइनल जो प्रोडक्ट आया उसको मैंने क्योंकि खुद से कह दिया था आर, तो मैंने यहाँ लिख दिया आर फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर। जी जनाब। क्वेश्चन 8, क्या रिपोर्ट है, समझ आ रहा है सबको? Yes. ये छोटा सा डॉक्यूमेंट है, इसके मैं बहुत सारे सवाल आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग जो है वो चीज़ों को क्लियरली समझ लें। और फिर जब पास पेपर्स पे जाएं, क्योंकि इसके आप पास पेपर्स पे जब एडली पास पेपर, इसके बाद आप ये कर सकते हैं, ये हैंड आउट मुकम्मल करके ना आप डायरेक्ट एडली पास पेपर पे चले जाएं। उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आप डायरेक्टली वहीं देख सकते हैं। हाँ लेकिन आईजीसीएसई की ट्रांसफॉर्मेशन की वर्कशीट है वो कर सकते हैं। ओ लेवल्स के पास पेपर्स मैंने अपलोड नहीं किया, उसमें मिक्सिंग है स्ट्रेस शेयर की, लेकिन आईजीसीएसई वाले तो कर सकते हैं। 8 के बाद हम आ जाते हैं 9 पे। 9 देखें, अगेन इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 9 ए और बी दो ही पार्ट्स हैं। फाइंड द ट्रांसलेशन मैट्रिक्स फॉर ईच डायग्राम बिलो। तो मैंने कहा था आप इमेज मैट्रिक्स में से ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स को माइनस करें ट्रांसलेशन मैट्रिक्स निकालने के लिए, लेकिन डायरेक्ट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं वर्किंग किए बगैर। अब ये देख लें कि ए ऑब्जेक्ट है या बी ऑब्जेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ए और बी लिखा होता है लेकिन लिखा होता है बी इज ट्रांसलेटेड ऑन टू ए। तो फिर बी आपका ऑब्जेक्ट होता है और ए आपकी इमेज होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है तो ए ऑब्जेक्ट है और बी बाद में आता है तो बी इमेज है, नहीं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे मत जाया करें, देखा करें कि क्या चीज, क्या बयान क्या किया जा रहा है। तो वो बोल रहा है ए इज ट्रांसलेटेड ऑन टू बी, दिस मीन्स ए इज द ऑब्जेक्ट एंड बी इज द इमेज। तो ऑब्जेक्ट से इमेज तक पहुंचना है मुझे, ए इज द ऑब्जेक्ट एंड बी इज द इमेज। सही है? तो ए से बी तक जाने के लिए आप देखें, कोई भी एक पॉइंट ले लें। ए का मैंने एक पॉइंट ले लिया और मैंने बी का दूसरा पॉइंट ले लिया। तो ये ऑब्जेक्ट पॉइंट है, ये इमेज पॉइंट। ऑब्जेक्ट से इमेज तक जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, 1 2 3 और 4। तो ये 4 राइट है एंड 1 2 3
3 अप। वेरी गुड अहमद, यू राइट ओवर हियर, 4 राइट एंड 3 अप। 4 राइट 3 अप का मतलब क्या हो गया वेक्टर? मैट्रिक्स क्या हो गया? ट्रांसलेशन मैट्रिक्स 4 3। अच्छा, फिर कह रहा है P इज ट्रांसलेटेड ऑन टू Q। P इज ट्रांसलेटेड ऑन टू Q। तो P से Q तक जाना है, तो ऑब्जर्व करें कि P ऑब्जेक्ट है और Q इमेज है। P से Q जाने के लिए कोई भी एक पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, या तो कोऑर्डिनेट्स नोट करके माइनस कर दें या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये 5 राइट है और 5 डाउन है। राइट का मतलब पॉजिटिव, डाउन का मतलब नेगेटिव। 5 नेगेटिव 5। तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आ गया 5 नेगेटिव 5। अच्छा, ऑल्टरनेटिव तरीका क्या हो सकता था? इमेज के कोऑर्डिनेट्स नोट कर लें और ऑब्जेक्ट के भी नोट कर लें। ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स है -3, 3। तो ऑब्जेक्ट के हैं -3, 3। इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 6, 1 6। और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालने के लिए इमेज मैट्रिक्स में से, द 1 6 में से ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स माइनस करना होगा। -3 3 माइनस करेंगे। माइनस किया 1 6 में से, माइनस किया -3, माइनस किया -3 3। 1 -3, 1 + 3 4 हो गया, और 6 -3 हो गया 3। ये भी तरीका हो सकता था, डायरेक्ट ऑब्जर्व करके भी 4 3 दे सकते थे, और कोई भी इमेज के कोऑर्डिनेट्स नोट करके मैट्रिक्स बनाए, कोई भी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स नोट करके मैट्रिक्स बनाए, कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज के कोऑर्डिनेट्स नोट करके मैट्रिक्स बनाए, और इमेज मैट्रिक्स में से ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स को माइनस कर। ऑब्जेक्ट माइनस इमेज नहीं, इमेज माइनस ऑब्जेक्ट। यही काम यहाँ भी कर सकते थे। ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेते, इमेज के नोट कर लेते, और इमेज मैट्रिक्स में से ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स को माइनस कर। तो ये मिसाल है, ये 2 0 है, तो 2 0 इमेज मैट्रिक्स है आपका। और ये वाला जो है आपको नजर आ रहा है -3 5 है, ये आपका ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। -3 5। 2 -3 हो गया 5, और 0 -5 हो गया -5। ये हो गया 5 -5। ये आपका कॉलम कॉलम वेक्टर हो गया, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हो गया। ट्रांसलेशन वेक्टर, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, कॉलम वेक्टर, कुछ भी कह सकते हैं। सही है। तो लास्ट सवाल बचता है क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद फिर रोटेशन का मामला शुरू होगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। मुझे बताएं, क्वेश्चन नंबर 10 देखें एक दफा। इन द डायग्राम बिलो पॉइंट्स ए बी एंड a triangle P are shown. T is a translation that maps A onto B. अब T is a translation with column vector नहीं बताया उसने, छुपाया उसने। ये इसके तरीकेकार है बयान करने का। T is a translation जब बता ही दिया था कि T ट्रांसलेशन, तो भाई कॉलम वेक्टर भी बता देते, लेकिन नहीं, कॉलम वेक्टर छुपा रहा है। तो कॉलम वेक्टर तो छुपा रहा है, लेकिन फिर ये भी तो बता रहा है कि T is a translation that maps A onto B. T वो ट्रांसलेशन है जो A को B पे ले जाती है। इसका मतलब वो चाहता है कि मैं A और B को ऑब्जर्व करके ट्रांसलेशन वेक्टर खुद से निकालूं। तो ए और बी को ऑब्जर्व करें, देखें कितनी हिजरत हुई है, या फिर बी के कोऑर्डिनेट से बी का इमेज मैट्रिक्स बनाए, ए के कोऑर्डिनेट से ए का ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स बनाए, और माइनस कर। तो मैं डायरेक्ट अगर कंपेयर करूं तो 1 2 3, 1 2 3 4, 3 राइट एंड 4 डाउन। 3 राइट 4 डाउन का मतलब 3 -4। मुझे ट्रांसलेशन वेक्टर का पता चल गया। अच्छा, मैं ऑल्टरनेटिवली बी के कोऑर्डिनेट्स नोट करूं तो ये 5 1 है। ये इमेज मैट्रिक्स आ गया 5 1। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इक्वल्स टू 5 1 माइनस ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स कोऑर्डिनेट से 2 5। 2 5, 2 5 का मतलब 2 5। कर दे माइनस। 5 - 2 इज 3, 1 - 5 इज नेगेटिव। इस तरह भी कर सकते हो। सही, मैंने जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसमें मैं हर तरीके से बता रहा हूँ, ताकि आपका माइंड बिल्कुल खुला रहे, सुकून से आप समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ। तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आ गया।
अच्छा, अब मुझे पता चल गया कि टी इज अ ट्रांसलेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी लिखा हुआ था, तो अब मुझे पता चल गया टी इज अ ट्रांसलेशन विद कॉलम वेक्टर 3 नेगेटिव। अब ए और बी को देखने की जरूरत नहीं है, अब कॉलम वेक्टर में निकाल चुके। फिर कह रहा है एम इज द रिफ्लेक्शन इन द लाइन वाई इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स प्लस 4। अब वाई इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स प्लस 4 जो लाइन है वो ड्रॉ करनी होगी। अब अक्सर बच्चे पूछे थे ड्रॉ कैसे करनी है, तो मैंने कहा बेटा ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्किल है, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्किल है। तो वाई इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स प्लस 4 को ड्रॉ करने के लिए आप एक टेबल बनाएंगे। टेबल में आप मुख्तलिफ वैल्यूज ले सकते हैं, तो एक नेगेटिव वैल्यू ले लें -1, एक जीरो ले लें, एक 1 ले लें। एक्स -1 जब आप रखेंगे तो -1 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा +1, +1 + 4 इज 5, -1, 5 जीरो डालेंगे तो 4, 1 डालेंगे तो 3। देखें -1, 5, 0, 4 एंड 1, 3। इन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करके ना आपकी एक लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तो बन सकती है। ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बन गई। आप ये 1 मिनट नहीं, क्या गलती की, 1 मिनट कुछ। हाँ, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बन गई। आप बिल्कुल अब परफेक्ट बन गई है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है। ये इसका इक्वेशन है y = -x + 4। अब देखें T is a translation with translation vector 3, -4 and M is a reflection in the line y equals -x + 4। मुझे कह रहा है ड्रॉ MTP। यहाँ भी खुद से कह देते हैं MTP = R। मिसाल है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल को मैं R कह देता हूँ। तो अब क्या करना है, पहले P को पहले क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। फिर क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है। तो P को ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेशन वेक्टर 3 -4 है, तो 3 को 3 -4 मूव करें। कोई भी एक पॉइंट ले लें, 1, 2, 3, 3 राइट, 1, 2, 3, 4, 4 डाउन। एक पॉइंट को मूव कर लिया आपने और मार्क कर लिया। एक पॉइंट भी मूव कर लिया तो बाकी सारे भी उसी तरह मूव होंगे, तो आपका इसी तरह बनेगा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं बनाता हूँ, बताता हूँ। मैंने कहा ये एक पॉइंट जो है ये मैंने इसकी बेसिस पे बना लिया। इस वाले पॉइंट से 2 लेफ्ट दूसरा वाला है, तो 2 लेफ्ट पे दूसरा मार्क कर लिया। इससे 2 डाउन पे तीसरा है, तो 2 डाउन पे तीसरा कर लिया। तो इस तरह डायरेक्ट बन सकता है। तो एक पॉइंट भी अगर आप ट्रांसलेट कर लें तो बाकी खुद बन जाएगा, क्योंकि सेम तो होती है, मैं बिल्कुल वैसी नजर आती है ट्रांसलेट हुई। तो पी को पहले ट्रांसलेट करना था, तो मैंने ट्रांसलेट कर लिया। अब जब ट्रांसलेट हो चुका है, तो अब ट्रांसलेट करने के बाद पी को ट्रांसलेट करके जो ट्राइंगल आया उसका कोई नाम नहीं है, जो ट्रांसलेटेड ट्राइंगल है उसको एम करना है, उस पे एम करना है, मतलब उसको रिफ्लेक्ट करना है इन द लाइन y = -x + 4। तो इसको मतलब रिफ्लेक्ट करना है। उसको रिफ्लेक्ट कैसे करें, तो रिफ्लेक्शन का तरीका मैंने आपको रिफ्लेक्शन में बताया था। क्या बताया था, 2 तरीके बताए थे। या तो आप परपेंड लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन को तक परपेंडिकुलरली पहुंचे, एक डिस्टेंस है तो ये 1 यूनिट यहाँ तक पहुंचा दें इसको, ये 2 यूनिट्स है तो ये 2 यूनिट्स पहुंचा दें, ये 3 यूनिट्स है तो 3 यूनिट्स पहुंचा दें। या फिर हॉरिजॉन्टली जाके वर्टिकल हो जाए। यहाँ से देखें 1, 2 कदम है, तो 1, 2, 2 कदम ये मार्क कर लिया। इसको मार्क करने के लिए 1, 2, 3, 4 कदम है, तो 1, 2, 3, 4 ये कदम हो गया। और लास्ट ये वाला है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ। इनको आपने ज्वाइन करना है। तो ये जो आपका ट्राइंगल आया है, दिस इज कॉल्ड आर। ये वाला ट्राइंगल पहले ट्रांसलेट हुआ और ट्रांसलेटेड ट्राइंगल रिफ्लेक्ट हुआ। पी पे पहले ट्रांसलेशन है फिर रिफ्लेक्शन। तो पी पे पहले ट्रांसलेशन की तो ये आ गया, और जो ट्रांसलेटेड ट्राइंगल आया है उसको फिर एम करना है, मतलब उसको रिफ्लेक्ट करना है इन द लाइन y = -x +, तो आर आ जाएगा। तो मैंने इसमें कोई सवाल छोड़ा ही नहीं आपके करने के लिए, सारे सवाल खुद करवा दिए। एक दफ़ा खुद से रिविजिट कर लीजिएगा, हैंड आउट को मुकम्मल कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। रिफ्लेक्शन और
ट्रांसलेशन, दोनों कैटेगरीज को लॉक कर लीजिएगा कि इसमें कोई चीज़ ऐसी ना रहे जो आपको समझ ना आई हो। अच्छी तरह समझ लें, और कल टाइम पे आपने 3:30 पाकिस्तान टाइम क्लास में आना है, ताकि जो है हम अपने रोटेशन को मुकम्मल कर सकें। उसमें काफ़ी तफसीली गुफ्तगू है, मुझे जल्दी शुरू करना होगा, ज़्यादा पढ़ाना होगा। सही, एक्नॉलेजमेंट दे दें, यहाँ तक सबको क्लियर है, सब समझ आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमने रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन, दो कैटेगरीज ट्रांसफॉर्मेशन की मुकम्मल कर ली हैं, और हमने कॉम्बिनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर कवर किया है। इंशाल्लाह गुफ्तगू को आगे ले जाते हुए नेक्स्ट क्लास में रोटेशन का आगाज़ भी करेंगे, उसको मुकम्मल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।